थोड़ा सा अगर क्लियर होगा तो बताइएगा। चलिए हेडिंग डालिए, आधुनिक भारत के इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरे चरण के बाद 2 पेज छोड़ देना, कोई बड़ा टॉपिक खत्म होता है उसके बाद 2 पेज छोड़ देगा। लाइव बनाने से कोई दिक्कत नहीं, बहुत शाइन करता है, बहुत कुछ दिक्कत नहीं इसका। शुरुआत में हिंदुस्तान में मतलब भारत में हिंदुओं का शासन था, है ना। धीरे धीरे जहाँ से इस्लाम आया वहाँ से अपन मिडिवल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से चालू होता है, जहाँ से अंग्रेज भारत में कदम रखते हैं वहाँ से उसको आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। जैसे 1947 को भारत देश आजाद हुआ, ये सभी को मालूम है। कितने साल लगभग शासन किए, कोई बता सकता है? अगर कितने साल शासन, अगर निबंध वगैरह में लिखते हैं कितना 100 लगभग 200 साल शासन किए बोला जाता है। तो जहाँ से अंग्रेज आए वहाँ से आधुनिक भारत के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मतलब ये जो बाहर अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, पोर्तुगल थे, ये सब आए कैसे भारत में। तो आज से 600 साल पहले चले जाओ, 600-700 साल पहले, तो 1400 से 1500 ईस्वी के बीच ये वही भारत का नक्शा बना, ये भारत है, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया देश बोला जाता है, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, ये अरब कंट्रीज बोले जाता है, ये अफ्रीका एक महाद्वीप है पूरा, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें ये हिस्सा साउथ अफ्रीका, और ये बनाए हैं ऊपर ये यूरोप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज मतलब इटली हो गया, स्पेन हो गया, पोर्तुगल हो गया, ठीक है, जर्मनी, पोलैंड, ये सब यूरोपियन कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये भी कॉन्टिनेंट है, और ऐसा कुछ इधर ऊपर नॉर्थ अमेरिका भी। अब देखो ये जो भारत देश है, यहाँ ज़्यादातर मसाले होते थे, नीचे केरला साइड आदि मसालों का प्रदेश बोला जाता है। तो यहाँ से व्यापार होता था या तो अरब कंट्रीज में या इधर मध्य एशिया में, और यहाँ से फिर मसाले हैं और जो अन्य उत्पाद हैं वो कहाँ जाता था, आपका यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, यूरोपीय देशों में। तो अब एक मात्र यही रास्ता मालूम था स्थलीय, जो यहाँ से अगर व्यापार करना है भारत देश के साथ, तो यहाँ से ही आपको जाके भारत में पहुँचना होता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो फारस है, यहाँ पर्शिया बोला जाता है फारस को, ये वाले एरिया में ऑटोमन एम्पायर करके बहुत मजबूत शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। इन लोग क्या किए, एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। एकाधिकार मतलब मोनोपोली। मैं कहानी पहले हिंदी में बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में फैक्ट्स वगैरह देना बता रहा हूँ। तो यहाँ एकाधिकार स्थापना करने का प्रयास किया, मतलब किसी को भी यहाँ से इधर जाने नहीं देते थे। मतलब व्यापार करना है, ठीक है, तो हमारे माध्यम से करिए। तो होता क्या था, यहाँ पर अगर 10 रुपये का चीज़ है, उसको वो 100 गुना 200 गुना ऐसे में लेते थे। जैसे अगर मेरे को कोई सामान इनके पास पहुँचाना है, अब अगर 100 रुपये है, मैं 10 रुपये इनको प्रॉफिट में जोड़ के दूंगा, ये 110 के 120 इसमें बेचेंगे, 130 140 ऐसे जाएगा। तो जो 110 इनको बेच रहा हूँ, वो अगर मैं इनको बेच दूँ तो उनको सस्ता पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही लोग मसाले बहुत खाते हैं, ठंड इलाका है, ठीक है, मसाले वगैरह बहुत खाते हैं। तो यहाँ से स्थलीय सीमा अब इन लोग ब्लॉक कर दिए। कौन, जो फारस के एरिया वाले थे, वहाँ पर जो भी शासन कर रहे थे, वो इस क्षेत्र को ब्लॉक कर दिए। तो एक जरूरत महसूस हुई कि यार भारत पहुँचने का, जो भारत जिसको सोने की चिड़िया बोली जाती है, उसका कोई दूसरा मार्ग खोजा जाए। तो यहाँ से अब 2 ही ऑप्शन थे, ठीक है, नए मार्ग का, या तो उस समय भी लोग कंफर्म नहीं थे कोई, लेकिन ये माना जाता था कि धरती गोल है, ठीक है, धरती गोल है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरफ से भारत जाते होंगे, तो हम पीछे से स्टार्ट करें तो भी भारत पहुँचेंगे। लेकिन वो रास्ता बहुत लोग प्रयास किए, बहुत उतना ऐसे घूम के आना बहुत लंबा दूरी पड़ जाता है। दूसरा, इधर से समुद्र यहाँ से खोजें, इससे पहले भी बहुत खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ से पूरा समुद्र नहीं, समुद्र में महासागर है, तो यहाँ भी लोग घूम जाते थे, जो ज़्यादातर कभी वापस नहीं आते। तीसरा रास्ता था कि यहाँ ये साम्राज्य को हराया जाए, तो जो कि संभव नहीं था, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। अच्छा, आज से 2000 साल पहले भी देखना ये बता दिया गया था कि धरती गोल है। लोग कैसे अंदाजा लगाते थे, खासकर जो समुद्र में जाते थे। जैसे अगर पहले आधा से ज़्यादा लोग क्या मानते थे कि धरती फ्लैट है, और कुछ लोग मानते थे कि ऐसा कर्व शेप में है, कर्व शेप में मतलब धरती गोल है। तो जो जहाज में
बैठ रहे थे लोग, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर धरती फ्लैट होता तो उन लोग देखते थे कि दूर से कोई जहाज आ रहा है तो उसका पहले ऊपर का हिस्सा दिखता था, उसके बाद पूरा नीचे का हिस्सा दिखता था, जैसे जैसे करीब आना। अगर धरती फ्लैट होता तो शुरू से ये पूरा ये दिखता, समझा। लेकिन क्या होता था, जैसे अगर यहाँ पे नाव है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो उसको पहले ऊपर का हिस्सा दिखता था, उसके बाद धीरे 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 जैसे ही आगे बढ़ता था तब जाके पूरा नाव उनको कंप्लीट दिखाई देने लगा। तो इस तरीके से उनको समझ आया कि यार ये धरती फ्लैट नहीं गोल होना चाहिए। तो वहाँ से कुछ लोग इस तरफ से घूम के जाने का सोचे, कुछ लोग सोचे कि और कोई समुद्री मार्ग खोजते जहाँ पे अपन भारत खोज सके और वहाँ से व्यापार कर सकें, और उसको हराने वाला तो कोई सपना देखता है। इसी क्रम में क्या हुआ, यहाँ से लोग व्यापार करते थे इस एरिया में, ठीक है। ये जो साउथ अफ्रीका वाला क्षेत्र है यहाँ व्यापार करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक रोजर ड्रैग नाम का एक लुटेरा था, पायरेट्स बोलते हैं, समुद्री लुटेरे पायरेट्स, वो क्या भारतीय जहाज को लूट लिया, ठीक है। लूटा तो जहाज के सही अपने वापस देश चले गए यहाँ से। अब जब जो भी लूटा मसाले वगैरह थे वहाँ पे उसमें, ठीक है, व्यापार करने आए थे, मसाले थे और कुछ पैसे वगैरह थे, हथियार थे कुछ, और एक बक्से में मैप रखा हुआ था। तो जब बक्से को खोला गया तो एक रफ मैप उन लोगों को मिला। रफ मैप में ये वाला एरिया था, ठीक है, बीच में एक मेडागास्कर बना हुआ था, मेडागास्कर एरिया है, और हल्का फुल्का भारत का नक्शा बना हुआ था। अब उस टाइम सैटेलाइट तो था नहीं कि एग्जैक्ट नक्शा बने, लेकिन हल्का या फुल्का एक उन लोगों को आइडिया मिल गया कि यार एक तो ये मसाले लेके आए, ठीक है, ऊपर से ये नक्शा कहीं ना कहीं भारत से मिलता जुलता है, तो हो ना हो यही शायद भारत देश होगा। तो वहाँ से लोगों को एक आइडिया मिला कि यार यहाँ से भारत देश जाया जा सकता है। तो सबसे पहले किसको भेजे, बहुत लोग निकले, उसमें से एक नाम आता है वास्को डी गामा का, जो पुर्तगाली यात्री था। 1497 में यहाँ से निकला, यहाँ तक पहुँचा, उसको एक भारतीय व्यापारी मिल गया, ठीक है। तो पूछा कहाँ से आया, तो बताया इंडिया देश में, भारत देश में। तो उसको खैर उसके भाषा समझ नहीं आया, बट फिर भी वो उसके साथ चले गए, ठीक है। तो यहाँ से उसको मलिंदी बंदरगाह यहाँ पे है, वहाँ ले गए, और यहाँ से सीधा एक गुजरात व्यापारी से उसकी मुलाकात हुई, और ये गुजरात व्यापारी सीधा केरल के कालीकट बंदरगाह ले गया। कैलीकट बोला जाता है या कालीकोट या कोचीकोट, एक ही नाम है। तो इस तरीके से बोला था पुर्तगाली ने, खास करके किसने, वास्को डी गामा ने 1498 में। 1497 को निकलता है, एक साल उसको लगता है जाने में। तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है, या भारत की खोज की बोला जाता है। तो इस तरीके से इन लोग कहाँ पहुँचे, भारत में। अब पुर्तगाली है, 100 सालों तक तो किसी को बताया कि इन लोगों ने भारत का रास्ता ढूंढ लिया, उसका क्यों, एकाधिकार उनको भी स्थापित करना था। यहाँ से वास्को डी गामा पूरा सोने की थैली भर के ले गया था। यहाँ से जब मसाला लेके गया तो सोने की थैली पकड़ाया, इसको जमोरिन को, राजा का जमोरिन। अब उसको वहाँ जब बेचा तो 200 गुना प्रॉफिट में बेचा। तो सब के सब फिर वहाँ के जो राजा थे व्यापार करने के लिए पोर्तुगल के सभी व्यापारियों को भेजे। उसी क्रम में फिर फ्रेंच आए, डच आए, अंग्रेज भी आए। तो 1600 के करीब कौन आया, अंग्रेज आया, ठीक है। तो यहाँ से अंग्रेजों की फिर भारत में आगमन हुआ। अंग्रेज आए तो सबसे पहले बंदरगाह जो थे यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ खोली, ठीक है, इधर एरिया में, इधर एरिया में, इधर एरिया में। तो सबसे पहले लोग क्या किए, व्यापार करने के रूप में आए, व्यापारी के रूप में आए, और व्यापार करने के लिए सब शुरुआत में फैक्ट्री स्थापित, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसमें याद कुछ नहीं रखना, याद किस करने जैसे कुछ नहीं है, बस एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि अंग्रेज जो पहुँचे वो आए कैसे भारत में, यहाँ से यूरोप कंट्री से यहाँ कैसे आए। तो वो एक मैं आपको कहानी बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताइए। नहीं, आगे बढ़ूँ। सबसे पहले जो अंग्रेज को पूरे भारत में कब्जा किए, सबसे पहला जो क्षेत्र कब्जा हुआ वो था बंगाल। बंगाल मतलब आज कहीं पश्चिम बंगाल नहीं, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो जाता है। बंगाल मतलब बंगाल, बिहार, थोड़ा उड़ीसा और बांग्लादेश, ये पूरा क्षेत्र आपका बंगाल का है। तो सबसे पहले जो अंग्रेजों ने भारतीय राज्य पर किसी कब्जा किया तो वो था बंगाल का क्षेत्र। तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, मैं पहले थोड़ा सा फैक्ट निकाल देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो हेडिंग डालिए, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार।
और उसके अंदर सब हेडिंग डालना बंगाल, मतलब सबसे पहले जो बंगाल को जीता। हेडिंग डाले बंगाल। सबसे पहले बंगाल का शासक याद करने के लिए लाइन से एक कोड बता रहा हूँ। तो मस्सा होता है, मस्सा, तो मस्सा लिखिएगा MSS मस्सा। कहाँ पे होता है? सिर में, ठीक है, मस्सा सिर में। और किसके सिर में? तो MJ डांस सुने, MJ माइकल जैक्सन, MJ माइकल जैक्सन। तो किसके सिर में हुआ? तो माइकल जैक्सन के, ठीक है। तो कोड याद रखिएगा MSS मस्सा सिर, और MJ मतलब माइकल जैक्सन एक साथ है, MJ के सर में, ठीक है। तो MJ के ये कोड लिख लीजिए, MSS सिर MJ और के। M से लिखिए मुर्शिद कुली खां, लाइन से M फॉर मुर्शिद कुली खां। S से सुजाउद्दीन, M से कैसे? मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। S से सुजाउद्दीन, फिर S से सरफराज खां, A से अली वर्दी खां, अली वर्दी खां। फिर जो सिर है, सिर से लिखना सिराजुद्दौला, सिर से सिराजुद्दौला। सिर से सिराजुद्दौला। फिर MJ से लिखना मीर जाफर, MJ एक साथ है, मीर जाफर, हालांकि जाफर Z से है लेकिन MJ कर लेना, माइकल जैक्सन, मीर जाफर, MJ मतलब मीर जाफर। और K से लिखना कासिम या फिर मीर कासिम, कासिम या मीर कासिम, मीर कासिम लिखना, उसका पूरा नाम मीर कासिम। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, MJ से मीर जाफर और K से कासिम। सबसे पहले लिखिए मुर्शिद कुली खां। K से कासिम है, कासिम का पूरा नाम मीर कासिम। पहला हेडिंग डाला मुर्शिद कुली खां, उसके बारे में लिखना साइड में। पहला पॉइंट, 1717 में मुर्शिद कुली खां को 1717 मुर्शिद कुली खां 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1717 मुर्शिद कुली खां was appointed as बंगाल गवर्नर, सूबेदार गवर्नर। 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। ब्रैकेट में लिख लेना फर्रुख सिया द्वारा, फर्रुख सूबेदार, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया, फर्रुख सिया, फर्रुख शेख। 1717 में फर्रुख शेख को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। ब्रैकेट में क्या बोला? फर्रुख शेख के द्वारा, फर्रुख शेख के द्वारा। 1717 मुर्शिद कुली खां अपॉइंटेड एज बंगाल गवर्नर, ब्रैकेट में बाय फर्रुख शेख, मुगल बादशाह फर्रुख शेख। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की। He transferred his capital from ढाका to मुर्शिदाबाद। उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद लिख दीजिए, मुर्शिदाबाद। He transferred his capital from ढाका to मुर्शिदाबाद। He started इजारेदारी सिस्टम, उसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया।
इजारेदारी पता क्या होती है? इजारेदारी, इजारेदारी, इजारेदारी सिस्टम, इजारेदारी पता, इजारेदारी सिस्टम ये पता। नेक्स्ट आप तकाबी ऋण, तकाबी लोन, तकाबी तकाबी, ठीक है, तकाबी ऋण या तकाबी लोन। नेक्स्ट डालना सुजाउद्दीन, एम के बाद करना सुजाउद्दीन, एस से सुजाउद्दीन। तकाबी ऋण बताता हूँ अभी आगे, लिख लो उसका एक्सप्लेन करोगे। तकाबी ऋण है, लोन है, पढ़ा ऋण, ऋण मतलब लोन, तकाबी ऋण। नेक्स्ट सुजाउद्दीन, he was the son-in-law of मुर्शिद कुली खान, वो मुर्शिद कुली खान का दामाद था, son-in-law दामाद। सुजाउद्दीन he was the son-in-law of मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान का दामाद था। बढ़िया कुछ। नेक्स्ट एस से सरफराज खान, सरफराज खान, सरफराज, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान। ये सुजाउद्दीन का बेटा था, he was the son of सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन का बेटा था, he was the son of सुजाउद्दीन। में और 1740 में गिरिया की युद्ध में, गिरिया की युद्ध में अलीवर्दी खां के द्वारा मारा गया। इन 1740 he was killed by अलीवर्दी खां in the war of गिरिया। गिरिया के युद्ध में 1740 में अलीवर्दी खान के द्वारा मारा गया। फिर नेक्स्ट शासक आता है अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के बारे में लिखना। He prevented English and French, या ब्रिटिशर्स या इंग्लिश लिखो, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच फ्रॉम फोर्टिफाइंग मतलब किलेबंदी करना, फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज, अलीवर्दी खान के अंदर लिखना। ही प्रिवेंटेड ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच फ्रॉम फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज एट कलकत्ता एंड चंद्रनगर। अलीवर्दी खान के अंदर लिखना है उसने अंग्रेजों और फ्रेंच को किलेबंदी करने से रोका। ये किलेबंदी करने से रोका, ब्रैकेट में लिख लेना, कलकत्ता और चंद्रनगर में। कलकत्ता में अंग्रेजों की बस्ती थी, चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की बस्ती थी। अलीवर्दी खान के बारे में इतना लिखें। ठीक है, अलीवर्दी खान के बारे में सिराजुद्दौला, सिंह से था सिराजुद्दौला। He was the grandson and son-in-law of
अली वर्दी खां, वो अली वर्दी खां का पोता और दामाद था। was a grandson and son-in-law of Ali Wordi Khan. पोता या नाती जो भी था, एक्चुअली मुसलमानों में हो जाता है शादी वगैरह, ठीक है, भतीजे से उसको दामाद बना लिए, तो लोग खून के रिश्ते को बस भाई बहन मानते हैं, बाकी शादी हो जाता है, ठीक है। ऐसे जिक्र मिलता है पोता या नाती और उसका दामाद भी है। सिराजुद्दौला के अंदर लिखना सबसे पहले अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच दस्तक को लेकर विवाद। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच दस्तक को लेकर विवाद। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स ड्यू टू दस्तक। दस्तक को दस्तक ही बोलेंगे, DASTAK दस्तक। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स ड्यू टू दस्तक। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच दस्तक को लेकर विवाद। दस्तक को लेकर विवाद। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 20 जून 1756, 20 जून 1756 डैश कर लिखना ब्लैक होल की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, TRAGEDY, ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल की त्रासदी 20 जून 1756 में, ठीक है। 20 जून 1756 ब्लैक होल हाँ ब्लैक होल की ना, ब्लैक होल की त्रासदी, हिंदी में ब्लैक होल ही है, ब्लैक होल की त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी। लिखना 2 जनवरी 1757, 2 जनवरी 1757 अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी मतलब संधि हो गया, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की संधि 2 जनवरी 1757। फिर नेक्स्ट लिखना 1757 ही लिखना। जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का स्पेलिंग ऐसे है PLASSEY, प्लासी का युद्ध। ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला, ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराजुद्दौला। उसमें ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेजों की तरफ से सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, उसका सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। बताया रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जंग थी 1757। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, इंग्लिश में ROBERT, रॉबर्ट CLIVE, रॉबर्ट क्लाइव। छोड़िए, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद नेक्स्ट मतलब सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर के बारे में कुछ। अच्छा एक मिनट, इसके मैं और लिख दूँ, ही वॉज बिट्रेड बाई मीर जाफर। इसको मीर जाफर के द्वारा धोखा दिया गया, ठीक है, मीर जाफर के द्वारा धोखा दिया गया।
मीर जाफर हेडिंग डालना, ही वाज रिप्लेड बाय मीर जाफर की हेडिंग डालना, उसके बाद आगे कुछ मत लिखना, फिर लिखना मीर कासिम। मीर कासिम कासिम MIRQASIM मीर कासिम। मीर जाफर लिखे, मीर जाफर में कुछ नहीं लिखना, मीर कासिम लिखना। उसके बाद ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की। मुंगेर 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 उसने अपनी राजधानी, हाँ उसने अपनी राजधानी, ये मीर कासिम के अंदर लिखे ना, मीर कासिम के अंदर उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ठीक है, ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। लिखना, उसने सभी व्यापारियों को he allowed all businessmen, उसने सभी व्यापारियों को सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दी। सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दी। he allowed all businessmen सीमा शुल्क को शायद टोल टैक्स बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, टोल टैक्स फ्री ट्रेड, टोल टैक्स फ्री सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। फिर नेक्स्ट लिखना 1764 बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। 1764 बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध किसके बीच? तो अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज लिखना वर्सेस अंग्रेज विरुद्ध अंग्रेज बनाम, इधर अंग्रेज लिखना बनाम पहला मीर कासिम, दूसरा मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब ऑफ अवध का नवाब सुजाउद्दीन अलग है, सिराजुद्दौला अलग है, ये दोनों का मिक्सचर है सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ये तीनों एक साथ हैं और इधर अंग्रेज थे। अंग्रेज के नीचे ब्रैकेट में लिख लेना सेनापति हेक्टर मुनरो, सेनापति कमांडर हेक्टर मुनरो। फिर नीचे लिखना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। फर्स्ट लिखना मतलब प्रथम संधि, जो पहला था फर्स्ट,
हाँ, उसी के नीचे पॉइंट लिख लीजिए, ट्रीटी ऑफ, मतलब जब युद्ध लड़े उसके बाद संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। पहला लिखना अंग्रेजों और, पहला जो संधि था, फर्स्ट संधि, पहला संधि अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, मुगल एम्पर शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। डेट लिख लेना 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। और दूसरा लिखना इलाहाबाद की द्वितीय संधि, मतलब सेकंड, अंग्रेज और 12 अगस्त 1765, 1765। ये हुआ आपका अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, जो अवध का नवाब था ना, अंग्रेजों और अवध के नवाब सुजाउद्दौला था। ठीक है, यहाँ तक किसी का लिखना छूटा हो तो बताइए। उसके बाद मीर कासिम का फिर से मीर जाफर लिख लेना, हेडिंग डालना फिर से, मतलब हेडिंग मतलब नेक्स्ट वर्ड फिर से लिखना मीर जाफर। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। अंग्रेज के नवाब, अंग्रेज बनाम मतलब अंग्रेज और किसके बीच, तो अंग्रेज और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, जो अभी जस्ट लड़ाई जिससे हुआ था, अवध के नवाब सुजाउद्दौला। सबसे पहले जो अंग्रेज जो थे व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जब व्यापार करते थे तो उनको इतना झुकना पड़ता था। आज भी देखा जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में जाओगे, मतलब अकड़ के तो बात ही नहीं कर सकते हैं, प्यार से बात करना पड़ेगा, 100-200 उसके जेब में डालना पड़ेगा, तब जाके संवाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तब जाके कन्वर्सेशन हुआ, पहले उसको 100-200 नाश्ता पानी का दोगे। तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार से जब मुगल बादशाह थे तो अंग्रेज आते थे, व्यापार करना है, एकदम झुक के सलाम कर रहे हैं, जो कि अंग्रेजों को पसंद था। बट फिर भी शुरुआत में परमिशन लेने के लिए अंग्रेज वैसा किए। धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनको ठीक से व्यापार करने नहीं मिलेगा, ऊपर से आधा से ज़्यादा प्रॉफिट मुगल से ले जाते थे। ठीक है, जैसे मुगल दरबार में, जहांगीर के दरबार में आए, अकबर के दरबार में आए, ऐसे बहुत सारे लोग। तो शुरुआत में इन लोगों को समझ आने लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ का राज्य यहाँ आना पड़ेगा, मतलब राजनीतिक सत्ता हासिल करने पड़ेगी, ये उनको समझ आया। तो धीरे धीरे इन लोग प्रयास किए किलेबंदी करना। किलेबंदी मतलब जैसे अपनी पर जो फैक्ट्रियाँ स्थापित करते थे जगह जगह, तो अपना वहाँ सामान लेके आते थे और वहाँ से फिर व्यापार करते थे। उस जो फैक्ट्रीज थी अपने उसकी किलेबंदी करना चाहते, कुछ सैनिक भी लाते थे अपने, ताकि मतलब सामानों की रक्षा की जा सके, तो अपने कुछ सैनिक रखने में उनको अधिकार प्राप्त हुआ। तो धीरे धीरे किलेबंदी करना चालू की। अब बंगाल में मैं बताया सबसे पहला शासन अपना कौन है, मुर्शिद कुली खान। इससे पहले मीडियल हिस्ट्री में बताया था बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था, मुर्शिद कुली खान था। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक जरूर था, उसको फरूख से अपॉइंट करता 1715 में, लेकिन वो रेगुलरली टैक्स पे करता था, ताकि जैसे क्या होता है अगर उनको टैक्स पे नहीं करे, कुछ नजराना नहीं दे, तो कल के रेट में आक्रमण मत करते। वैसे मुगल बादशाह थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, बंगाल का नवाब थोड़ा कम शक्तिशाली था, तो मुर्शिद कुली खान का रेगुलर टैक्स पे करता था। बट फिर भी बंगाल का स्वतंत्र शासक किसको माना जाता था, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, वही इसका स्थापना किया। उसी के वंशज आगे बढ़े, मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया तो सुजाउद्दौला। तो मुर्शिद कुली खान के बारे में और क्या देखे, पहला पॉइंट क्या लिखे थे, 1770 में पॉइंट हुआ ना। दूसरा पॉइंट, अपने राजधानी कहाँ से, ढाका से मुर्शिदाबाद की। ढाका अपना बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो ऐसे जगह का नाम याद नहीं रखना, बट ये रखना ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की, वहाँ बसा। नेक्स्ट था इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा इसी को स्थायी बंदोबस्त बोला जाता है या जमींदारी व्यवस्था बोला जाता है। ये आगे 2-3 क्लास के बाद ये टॉपिक कवर होगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद तकाबी इल्म। तकाबी इल्म क्या है, आज के ज़माने में देखना जो गरीब किसान रहते हैं उनके पास मतलब किसानी करने के लिए पैसा नहीं रहता, उन लोग पहले खाद वाद डालने के लिए, बीज बोने के लिए, सब चीज़ के लिए पहले उधारी लेके आते हैं। ठीक है, फिर खेत में काम चल हुआ, उसके बाद मजदूरों को पैसा दिए, ठीक है, बीज बोने सब का उधारी लेके काम किए। उसके बाद जब उत्पादन हो गया उसको बेचे, पैसा लाए, फिर जो है जहाँ जहाँ उधारी था उनको पटा दिए। तो ये सिस्टम आज भी चलता है। ठीक है, जो गरीब किसान उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, ये सिस्टम चल जाता है।
तो ठीक उस समय भी ऐसे ही था, ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कौन? किसान, जो गरीब थे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो ये चीज़ मुर्शिद कुली खां को नजर आया, बोला ठीक है मैं आओ तुम लोग को लोन देता हूँ, ठीक है, कुछ % ब्याज पे लोन देता हूँ, उस लोन से तुम लोग अपना खेती किसानी स्टार्ट करना, जब बिक जाए तुम्हारा सामान उसके बाद मेरा लोन तो वापस कर देना ब्याज से। बोला ठीक है। तो ये जो लोन प्रोवाइड किया वो तकाबी लोन बोला जाता है, तकाबी लोन। अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना लोन्स टू एडवांस लोन्स टू फार्मर, ठीक है, किसानों को अग्रिम कर्ज, अग्रिम कर्ज। तो क्या ध्यान में रहेगा तकाबी लोन क्या है। इसके बाद इसका दामाद आया कौन? सुजाउद्दीन, ठीक है। सुजाउद्दीन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, ना उसके बारे में कोई खास जानकारी उनको याद रखना है। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां आता है। सरफराज खां के बारे में क्या लिखे कि वो अलीवर्दी खां के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, तब 1740 में गिरिया के युद्ध में। अब हुआ क्या देखो, 1739 में कौन सा विदेशी आया था बताओ, आक्रमण किया 1739 में? पड़े नादिर शाह किया 1739 में, ठीक। तो जब 1739 में नादिर शाह आक्रमण किया, किसके टाइम में बताओ? मोहम्मद शाह रंगीला, बताया मतलब याद नहीं करो। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह आक्रमण किया, तो वहां पूरा अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। तो उसका फायदा कौन उठाया? अलीवर्दी खान। तो क्या किया, जो मोहम्मद शाह रंगीला थे उसके जो कर्मचारी थे उनको घूस दिया, और वहाँ से एक डॉक्यूमेंट समझ लो, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट लेके आ गया कि अब से सरफराज खां को हटाया जा रहा है, और अब वहाँ का गद्दी कौन संभालेगा? तो अलीवर्दी खां संभालेगा। तो इस तरीके से अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठ जाता है चीटिंग करके। ऐसा लिखना नहीं, बस स्टोरी बता रहा हूँ। तो अलीवर्दी खां इस तरीके से गद्दी में बैठ जाता है। फिर बाद में सरफराज खां को मालूम चलता है यार ये तो मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। तो इसकी वजह से गिरिया का युद्ध होता है 1740। गिरिया कहाँ पर? तो बिहार में है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज खां मर जाता है, तो परमानेंटली अलीवर्दी खां बैठता है, ठीक। अब अलीवर्दी खां के समय में ही फ्रांस भी थे, फ्रांस भी व्यापार करने आए थे, और अंग्रेज भी व्यापार करते थे। दोनों के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता, कंपटीशन चलता था, तो लड़ाई भी होती रहता। तो इसका बहाना बनाकर अंग्रेज क्या किए? किलेबंदी करना स्टार्ट कर दी। मतलब अपना जो कोठी था, फैक्ट्रीज था, उसमें किलेबंदी करना स्टार्ट कर दी। किलेबंदी की और सैनिकों की संख्या भी बढ़ाने लगी। तो क्या हुआ, इसको देख के फ्रांस भी, जो फ्रेंच लोग थे, उन लोग भी किलेबंदी करना चालू किया। अलीवर्दी खां बोला कि तुम लोग मेरे राज्य में शासन कर रहे हो, मेरे राज्य में व्यापार कर रहे हो, तुम लोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, तो तुम लोग की किलेबंदी करने का क्या मतलब, ठीक है। तो अंग्रेज बहाना देते थे कि यार ऐसा है, फ्रांस कभी भी, फ्रांसीसी कभी भी हमला कर सकते हैं, फ्रांसीसी बोलते थे अंग्रेज कभी भी हमला कर सकते हैं, हमारा सामान लूट सकते हैं, तो इस कारण कर रहे हैं। बट अलीवर्दी खां सफलतापूर्वक लोगों को किलेबंदी करने से रोक दिया। उसके बाद आया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय इन लोग बात नहीं माने, अपनी किलेबंदी करना चालू कर दिया। सिराजुद्दौला थोड़ा कमजोर होता गया। विवाद कहाँ पे चालू हुआ? देखो, फर्रुख सियर एक डॉक्यूमेंट दिया था, इन लोग को दस्तक बोलते थे, इंग्लिश में भी दस्तक बोला जाए, हिंदी में दस्तक। दस्तक क्या था? जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब एक राज्य की सीमा है, वहाँ से कुछ सामान हम लोग दूसरे राज्य का ले जाना है, तो एक सीमा शुल्क देना पड़ता है। दूसरे राज्य से सामान ला रहे हो, हमारे राज्य में बेच कर प्रॉफिट कमा रहे हो, तो एक आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो सीमा शुल्क टैक्स देते थे। तो फर्रुख सियर क्या किया, मुगल बादशाह होने के तहत अंग्रेज उसके पास गए, थोड़ा सा गुणगान किए और थोड़ा सा पैसा दिए, उससे फर्रुख सियर खुश हो गया और उनको दस्तक दिया। तो दस्तक क्या था? एक सीमा शुल्क व्यापार रहित का एक डॉक्यूमेंट था। मतलब अगर आप इसको दिखाओगे डॉक्यूमेंट को, तो आप टैक्स देने से बच जाओगे, ठीक है। तो कौन दिया? फर्रुख सियर दिया। अब इस दस्तक का दुरुपयोग करना चालू कर दिया कौन? अंग्रेज। ये क्या किए, खुद तो सीमा शुल्क रहित व्यापार करते थे, अपने कर्मचारियों को उसको बेच देते थे डॉक्यूमेंट को, कि जाओ तुम भी अपना पर्सनल व्यापार करो। तो पर्सनल व्यापार किए। अब जो कर्मचारी थे उन लोग क्या किए, जैसे भारत के कोई व्यापारी है, उन लोग अगर दूसरे सीमा में, दूसरे राज्य में एंटर करते हैं और वहाँ से व्यापार कर रहे थे, उनको तो टैक्स देना पड़ता था। तो जो अंग्रेजों के कर्मचारी थे जिनको दस्तक बेच दिया गया, वो क्या बोले, अच्छा तुम्हारा सामान भी वहाँ ले जाना है, प्रॉफिट कमाना है, वहाँ अगर 10 रुपये टैक्स दे रहे हो तो मेरे को 5 रुपये दो, मैं तुम्हारा सामान फ्री में ले जा रहा हूँ। तो क्या किया, हम लोग से घूस ले लेके उनका भी सामान वहाँ ले जाने लग गया। तो धीरे धीरे सिराजुद्दौला देखा यार रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब मेन अपना इनकम का सोर्स क्या होता है? रेवेन्यू ही होता है, ठीक है, टैक्स होता है, तो टैक्स ही आना बंद हो गया। तो सिराजुद्दौला को इस नाम से कीड़ मचा, ठीक है। उसके अलावा किलेबंदी भी करना चालू कर दिया था। तो सबसे पहले इसी बीच, इस वजह से अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच विवाद हुआ, और 20 जून 1756 को क्या किया, कलकत्ता में एक किला था,
कासिम बाजार एक जगह था जहाँ पे अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, कासिम बाजार लिखाया नहीं है लिखना उसको। तो वहाँ कासिम बाजार में क्या किया, वहाँ गया और 146 अंग्रेज व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यापारी थे, व्यक्ति थे, उन लोगों को छोटे से कमरे में बंद कर दिया, धामना बोलते थे पूरे मतलब बंद कर दिया। उसमें ना खिड़की थे ना दरवाजे थे। तो सुबह उठते तक सफोकेशन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी हो गई, सफोकेशन की वजह से सिर्फ 23 व्यक्ति जीवित बचे और बाकी लोग मर गए सफोकेशन की वजह से। ठीक है, अब ये बात किसको मालूम चाहिए, अंग्रेजों को मालूम चाहिए। ठीक है, तो अंग्रेज आए 1757 में, 2 जनवरी 1757 लिखा ना, तो वापस अंग्रेज अपनी कुछ सेना लेके आए और सिराजुद्दौला को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला हार गया और वहाँ से चले गया। तो 2 जनवरी 1757 को एक कौन सी संधि लगाए, अलीनगर। ठीक है, अलीनगर की संधि करते हैं। उसमें सिराजुद्दौला चूंकि हार चुका था, सिराजुद्दौला मान गया, किस लिए मान गया कि हाँ यार ठीक है, दस्तक को तुम जैसा चाहो उपयोग करो। तो ये सभी लोगों की भी संधि हो गई। लेकिन फिर सिराजुद्दौला अपनी सेना इकट्ठा किया और धीरे धीरे तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए फिर जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, तो अंग्रेज षड्यंत्र करने लगे। यहाँ से अंग्रेजों के माइंड में ये आया कि अब यार अगर हम लोगों को अच्छे से व्यापार करना है, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के व्यापार करना है, तो राजनीतिक सत्ता हासिल करना पड़ेगी, जमीन हथियाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेज क्या किए, सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी, तो डायरेक्ट उनको हरा तो सकते नहीं थे सिराजुद्दौला को। तो क्या किए, धीरे धीरे ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने लगे जो सिराजुद्दौला से चिढ़ते थे या सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। उसमें कई नाम शामिल, जैसे मीर जाफर, तो उसका खुद सेनापति था, जो मीर जाफर बस दिखाया। इसके अलावा घसीटी बेगम, उसकी कोई मौसी लगती थी, और अमीर चंद, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिनका नाम मतलब उतना याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस मीर जाफर और ऐसे कुछ कुछ व्यक्तियों को बुलाया, ठीक है, और उनके साथ गुप्त संधि की। तो ये बात मालूम चले किसको, सिराजुद्दौला। तो सबसे पहले सिराजुद्दौला किस नाम से चिढ़ा, जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हीं को आप संरक्षण प्रदान कर रहे हो, तो इस नाम से विवाद हुआ, गहराया। और शायद 26 जून है, शायद 26 जून 1757 को प्लासी के मैदान में लोग आमने सामने हुए। अंग्रेज सिर्फ 500 के सैनिक लेके आए थे और इधर सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी। उसके बावजूद अंग्रेजों की सेना हार जाती है, सॉरी सिराजुद्दौला की सेना हार जाती है। उसका कारण ये था, मीर जाफर जो उसका सेनापति था, उसके अंदर में जितने सेना थे उसको वो कमांड भी दिया कि आप जाओ लड़ो। ठीक है, ऐसे कई सारे उसके सेनापति लोग उसको धोखा दे दिए। सिराजुद्दौला देखा कि मैं कुछ ही सेना के साथ लड़ रहा हूँ, और अंग्रेजों के पास क्या थी, आधुनिक हथियार थे, गन थे, है ना, यहाँ ज़्यादा गन का उपयोग होता नहीं था, मतलब तलवार से लड़ते थे, तीनों तलवार, उन्होंने अपना गन लेके आ चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लासी का युद्ध में मारा जाता है। और सिराजुद्दौला के में एक और पॉइंट लिखे हैं प्लासी के युद्ध के नीचे, मोहनलाल और मीर मदान। जैसे ही वॉज बिट्रेड बाई मीर जाफर लिखे थे, वही एक पॉइंट लिखा और लिख लेना, ही वॉज फेवर्ड बाई मोहनलाल और मीर मदान। ठीक है, जब मोहनलाल और मीर मदान की सेना, मोहनलाल और मीर मदान उनका साथ दिए, अंत तक युद्धभूमि में लड़ते रहे। उसमें मीर मदान मारा जाता है, मीर मदान के सामने क्रॉस कर लेना, मतलब डेथ का साइन बना लेना, मीर मदान मारा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, मोहनलाल और मीर मदान, मोहनलाल और मीर मदान। ठीक है, तो प्लासी के मैदान में आमने सामने होते हैं ये कौन कौन, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना, जिसमें 500 सैनिक मात्र लेकर आते हैं और सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाद में उसको पकड़ के मार दिया जाता है। इस तरीके से पहली जीत होती है अंग्रेजों की भारत पर एज अ बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो ये पहली जीत माना जाता है 1757। अब मीर जाफर के साथ डील हुआ था कि अगर आप सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करेंगे तो हम आपको यहाँ का नवाब बना देंगे। तो इस प्रकार से सिराजुद्दौला के बाद कौन गद्दी पर बैठता है, तो मीर जाफर। तो मीर जाफर गद्दी पर बैठता है। अब मीर जाफर से इतना लोग पैसा मांगते हैं, इतना पैसा मांगते हैं, मतलब उसका कोई हद नहीं रहता। तो मीर जाफर धीरे धीरे कुछ सालों बाद बोलते थे कि नहीं यार, मैं आपकी इतने डिमांड्स पूरे नहीं कर पाऊंगा। तो एक प्रकार का कठपुतली शासक रहता है, पपेट रूलर बोलते हैं, कठपुतली शासक। तो मीर जाफर को एज अ पपेट रूलर बैठाते हैं गद्दी पे और मनमाना अपना डिसीजन वहाँ पे थोपते हैं। ठीक है, तो मीर जाफर इसको वहन नहीं कर पाता, बोलते हैं कि मैं ये नवाब का पद नहीं धारण कर पाऊंगा, आप किसी और को बैठा दीजिए। तो मीर जाफर के स्थान पर किसको बैठा दिया जाता है, उसका दामाद रहता है मीर कासिम, उसको गद्दी पर बैठा दिया था। अब मीर कासिम शुरू से ही समझ गया था कि अंग्रेजों की मंशा क्या है, तो डायरेक्ट अंग्रेजों से युद्ध न करके धीरे धीरे प्रयास किया कि अंग्रेजों का मुकाबला किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या किया,
आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए। वो देखा सिराजुद्दौला हारा कैसे हारा, 50,000 की सेना ले जाने के बावजूद अगर वो 500 सैनिक से हार रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अच्छे हथियार थे उन लोगों के पास, ठीक है, तो गोले बम बारूद सब थे और राइफल वगैरह थे, ठीक है, शॉर्ट गन वगैरह था, राइफल वगैरह, तो वो सब को लोग उपयोग करते थे। कौन? अंग्रेज। तो ठीक फ्रांसीसियों के पास गया, उन लोग बोला कि भाई हम लोगों को ये बनाना सिखाओ, जो आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। फ्रांस के कुछ आदमियों को लेकर लेके आया, उन लोग भी वहाँ व्यापार करते थे, बोला कि ये सब हथियार बनाना सिखाओ, तो उन लोग से ट्रेनिंग लिया। तो ये चीज़ अंग्रेजों को मालूम चली। अंग्रेज पूछे मीर कासिम से ये सब क्या है, वो बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, मतलब और कोई हम दुश्मन अगर कोई आक्रमण करते तो उसके लिए हम हथियार वगैरह बना रहे हैं। अंग्रेज बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इतना हुआ, उन लोगों को मेन उसके बाद और राजधानी उसको अपना कहाँ किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिदाबाद में क्या ज़्यादातर हस्तक्षेप होते रहता था उनका अंग्रेजों का, वहीं पे आसपास कोठी थी, उन लोगों की फैक्ट्रीज थी, तो वहाँ पे सीधा हम लोग नियंत्रण रख पाते थे, हस्तक्षेप करते रहते थे। तो वहाँ से मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। फिर अंग्रेज आए, पूछे कि ये क्यों, बोले कि यहाँ मेरे को उतना ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से जम नहीं रहा है, यहाँ से शासन प्रशासन अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइन मोमेंट चाह रहा हूँ, तो इसलिए मुंगेर कर लिया। ठीक है, मुंगेर बिहार में, मुर्शिदाबाद बंगाल में, मुंगेर बिहार में। यहाँ तक भी अंग्रेजों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे ज़्यादा चोट अंग्रेजों को कहाँ क्या लगा, अब मीर कासिम क्या किया, रिवेन्यू ऐसे भी नहीं आ रहे, सब घूसखोर, मतलब घूसखोर थे, भ्रष्टाचारी कर करके क्या हुआ, भारतीय व्यापारियों को भी दे दिया था दस्तक, ठीक है, तो टैक्स जनरेट ही नहीं हो रहा था, इससे मीर कासिम परेशान हो गया। अब वो क्या किया, दस्तक जो था वैसे ही सभी व्यापारियों को सीमा शुल्क से मुक्ति दे दिया, ठीक है, किसी को टैक्स पटाने की जरूरत नहीं। इस बात से अंग्रेज चिढ़ गए। क्यों चिढ़े? देखिए, अगर 100 रुपए के लागत में मैं कोई सामान बना रहा हूँ, जैसे ये 2 पेन है, ये प्रज्ञा भी यही पेन बना रही है, मैं भी यही पेन बना रहा हूँ, ये भी प्रज्ञा को 100 रुपए इसका लागत पड़ रहा है, मेरे को भी इसका कॉस्ट 100 रुपीज़ पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर ये भारतीय व्यापारी है, ठीक है, ये 10 रुपए इनको मान के चलिए टैक्स लग जा रहा है, 10% है, सीमा शुल्क है ना, तो दूसरे राज्य में अगर बेचने जाएगी तो 110 रुपए में थोड़ी बेचेगी, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जोड़ के बेचेगी, ठीक है, तो 120 में बेचेगी, मान के चलिए इनको 120 रुपये पर। और मैं जो अंग्रेज व्यापारी हूँ, मेरे को दस्तक मिला हुआ है, तो 100 रुपये मेरे को लागत लगा, और चूंकि मेरे को टैक्स देना नहीं पड़ा, तो मैं 10% अगर 10 रुपये भी प्रॉफिट जोड़ूँ तो मेरा 110 में सामान बिकेगा, तो इनका सामान 120 में बिक रहा है, मेरा सामान 110 में बिक रहा है। तो अब जो जनता है वो थोड़ी देखेगी कि अंग्रेजों से सामान लो कि भारतीय से सामान लो, ठीक है, तो वो तो ये देखेगी कि मेरे को सस्ता पड़े सामान। तो ऐसे में क्या हुआ, वो अंग्रेजों के सामान लेते थे, इस तरीके से अंग्रेजों को लाभ होता था, ठीक, और भारतीय व्यापारियों को नुकसान होता था। अब हुआ क्या, भारतीय व्यापारी को टैक्स नहीं दिए, तो मीर कासिम क्या किया, छोड़ो हटाओ, कोई अंग्रेज नहीं कोई भारतीय नहीं, सभी के लिए टैक्स फ्री। तो इससे क्या हो गया, मेरा भी सामान 110 में बिकने लग गया, इनका भी सामान 110 में बिकने लग गया, तो इससे अंग्रेजों का सामान बिकना कम हो गया, ठीक है, बराबर बराबर रेशो में बढ़ता था। इस नाम से अंग्रेजों को चोट पहुंची, ठीक है, इस नाम से वो मीर कासिम को आए, मीर कासिम के पास, और मीर कासिम को अपदस्थ कर दिए, ठीक है, गद्दी से हटा दिए। मीर कासिम के बाद जो मीर जाफर, जो उनकी हर एक बात मानता था, मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। अब मीर कासिम को इस बात से चिढ़ मचा, वो गया अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब उस समय कौन था, अवध मतलब एक यूपी का क्षेत्र है, समझ लीजिए। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन अलग है, सिराजुद्दौला अलग है, ये था सुजाउद्दौला, ठीक है। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उसके पास गया, बोला कि जैसे हमारे बंगाल पे कब्जा किया है, वैसे ही धीरे धीरे आपके अवध पे भी कब्जा कर लेगा। इस नाम से सुजाउद्दौला को लगा सही है, इन लोगों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसके साथ संधि करने का तैयार हो गया। अब ये दोनों किसके पास गए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उसको भी यही पाठ पढ़ा है कि जैसे बंगाल पर कब्जे किए, धीरे से आप यहाँ अवध के पास आ जाएगा, फिर अवध के पास, अवध से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली पर भी कब्जा कर लेगा। तो शाह आलम द्वितीय को लगा कि हाँ ठीक है, ये सही बोल रहे हैं, तो इन दोनों एकजुट होकर सेना अपना बनाए, ठीक है, और संधि वालों के बीच ठीक है, हम तीनों मिलकर किससे लड़ेंगे, अंग्रेजों से लड़ेंगे। तो 1764 में पहली बार युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर बिहार का एक एरिया है, तो बक्सर का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। तो यहाँ से भारत के जो लोग थे, भारत की जो प्रजा थी, वहाँ पे एक संदेश गया कि हो ना हो यार, मुगल बादशाह मतलब जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो हार गया, मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेज शक्तिशाली होंगे, ठीक है। उस समय अंग्रेज क्या अपने ब्रिटिश से अपने सैनिक बुलाए, ठीक है, कुछ इधर वेस्ट इंडिया के जो बंदरगाह थे वहाँ भी कुछ सेना थे, यहाँ से ये सेना बुलाया, यहाँ से सेना बुलाया, और कुछ अंग्रेजों से मतलब इंग्लिश सीधा ब्रिटेन से सेना मंगाया। तो ये सब सैनिक की मदद से जो अंग्रेज थे वो बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है।
और किसको हरा देते? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और जो बंगाल का मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, तीनों की सेना को, एकजुट सेना को हरा देता है। ठीक है, तो यहाँ से एक संदेश जाता है भारत प्रजा में कि अंग्रेज कहीं ना कहीं बहुत शक्तिशाली होंगे जो मुगल बादशाह को हरा दिए। ठीक है, तो यहाँ से भारतीय प्रजा में पहली बार डर स्थापित होता है किसका? अंग्रेजों का। तो समझ आया प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, यहाँ तक किसी को समस्या कोई समस्या? उसके बाद दो संधि होता है, पहला संधि होता है, पहला संधि क्या लिखा है? बारागढ़ इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच? ठीक है, अंग्रेज और मुगल बादशाह। सबसे पहले मुगल बादशाह के साथ संधि करते हैं 12 अगस्त 1765। डेट एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं है, जो पहले 20 जून 1756 लिखा है, 2 जनवरी, इसे टाइम लाइन बताने के लिए मैं मेंशन कर दिया। 1797 में ये भी हुआ, 1797 में वो भी हुआ, तो समझ नहीं आता कौन पहले और कौन बाद में, इसलिए डेट लिखा दिया। बाकी डेट याद नहीं रखना, ईयर याद रखना है, सन याद रखना है। ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 को पहली संधि हुई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, और उसके बाद अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद का दूसरा संधि हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे इन बंगाल पे कब्जा कर लिए। तो पहली संधि हुई, इससे दीवानी प्राप्त की। दीवानी देखो, दीवानी और फौजदारी क्या होता है? दीवानी और फौजदारी मामले में समझते हो क्या? जैसे जो भी क्रिमिनल टाइप के मामले रहते हैं वो सब फौजदारी में आते हैं। ठीक है, लूटपाट हो गया, मारपीट हो गया, मर्डर हो गया, है ना, ये सब मामले फौजदारी मामले में आते हैं। और दीवानी मामले में उसके अलावा जितने रेवेन्यू से रिलेटेड कोई विवाद हो गया, घरेलू विवाद हो गया, दहेज प्रताड़ना हो गई, ठीक है, इस तरीके के विवाद दीवानी मामले में आते हैं। तो अंग्रेज धीरे धीरे वहाँ की दीवानी प्राप्त किए, कुछ पैसा दिए मुगल बादशाह को, दीवानी भी प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो कुछ हस्तक्षेप अंग्रेजों का भी पड़ने लगा। मतलब यहाँ से दो लोग शासन करेंगे, एक तो जो मुगल बादशाह भी शासन कर रहा है और अंग्रेज भी शासन कर रहे हैं। इसी को द्वैध शासन का नाम दिया जाता है। आगे जब द्वैध शासन जब टॉपिक आएगा तो वहाँ डीप एक्सप्लेन करूँगा कि द्वैध शासन है क्या। बस यहाँ ये समझ लो, द्वैध शासन मतलब दो लोगों का शासन चल रहा है। तो दीवानी प्राप्त कर लिए थे अंग्रेज। इस तरीके से इन लोगों का धीरे से बंगाल पर कब्जा होता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो पूछिए। नहीं, 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट में याद करिए पूरा क्रम। उससे पहले जो स्टोरी था कैसे अंग्रेज पहुंचे, वो ऐसी कहानी बता दिया कि यहाँ पहुंचे कैसे, उसको याद नहीं रखना, दिमाग में जोर नहीं डालना। याद कहाँ करना? तो एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर जो बोला, ब्रिटिश शक्ति का जो विस्तार है, इसके लाइन से जो कोड से शासक याद करिए और उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए। ठीक है, 10 मिनट।